जो लखनऊ की गद्दी रही, अवध की गद्दी रही डॉक्टर सरकार, ये बड़ी वोलेटाइल रही। मतलब यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा ही हॉस्टाइल रहा। Legacy was very, very troubled. Each time a ruler came or administrator came, he had to fight for his legacy. He had to fight for that seat. Wajid Ali Shah was never exiled. Okay. He was never exiled. He went to Calcutta on his own will. जो बेगमात थी उनका रोल बड़ा अहम रहा होगा मुझे लगता है। Whenever we talk of Begums of Awadh, again the focus immediately goes to Begum Hazrat Mahal. They were all warriors. So Burhan ul Mulk was a warrior. Safdar was a warrior. Shuja-ud-Dawla was a warrior. Which is the real Parikhana? Where is it located? Wajid Ali Shah, when he was a prince, he developed one of his houses. They have the palatial houses. One of his houses as a finishing school. तो मुझे लगता है अगर आप नवाब आसिफउद्दौला को देख लें, जिन्होंने दिल्ली से यहाँ पे आर्टिस्ट बुलाने शुरू किए, तो उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा। एक्चुअली मोहम्मद अली शाह का जो रेन या रूल था बहुत शॉर्ट था जी। उस शॉर्ट पीरियड में उन्होंने हुसैनाबाद डेवलप किया, ये जामा मस्जिद बनाया, सतखंडा और छोटा इमामबाड़ा है, कई सारे और बनाए। मैं एक नवाब की बारे में बात करूंगा जो कि ये सादत अली खान, वो द सिक्स नवाब ऑफ अवध, उनका टूम भी सामने दिखता है तुलसी थिएटर के पास। तो उनके मैसिव कंट्रीब्यूशंस। द ब्रिटिश केम, they ruled over Lucknow and Awadh for around 90 years. They had a huge amount of contribution. All these colleges, universities, buildings, Haratganj, Kaisarbagh, post office, council house, so many structures they created. Medical college, railway station. No documentation is there. Not a single book. हमारा GPO इतना खूबसूरत एक बिल्डिंग है, such a beautiful edifice. कोई documentation नहीं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है किस्सों की किताब के एक और एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं। पेशे से साइंटिस्ट रहे हैं और साथ ही साथ PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है। साथ ही साथ ही इज अ कॉलमनिस्ट, कॉलम्स बहुत लिखे हैं लखनऊ पे, हेरिटेज स्टोरी टेलर हैं, ऑथर हैं, लखनऊ पे और अवध पे 5 किताबें लिख चुके हैं अब तक। तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सरकार। थैंक यू। तो डॉक्टर सरकार, आपकी किताब जो अभी लेटेस्ट आई है इस पे बात करें उससे पहले आपसे एक अनरिलेटेड क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ। श्योर। देखिए, अगर लखनऊ की बात हो अवध में, तो लखनऊ का ये क्विजीन की बात ना हो ये पॉसिबल नहीं है, और लखनऊ की क्विजीन बिरयानी के बगैर अधूरी है। अब सिंस माना यह जाता है कि 1856 में जब वाजिद अली शाह साहब जो हैं कलकत्ता पहुंचे तो साथ में बिरयानी लेके पहुंचे, और फिर बिरयानी में वहां पे अंडे और आलू इंट्रोड्यूस हुआ। Now, since you are a proud Bengali and a Lucknowite, डॉक्टर सरकार, आप कौन सी बिरयानी प्रेफर करते हैं? वेरी ऑनेस्टली मैं तो लखनऊ वाला प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं तो कलकत्ता भी करीब 6 साल पोस्टेड था। हाँ जी। मेरी जो सर्विस पीरियड का जो लास्ट मेरी पोस्टिंग थी कलकत्ता ही थी, वहीं से मैं लखनऊ आ रहा हूँ। जी जी। सो आई नेवर लाइक दैट कलकत्ता वाली बिरयानी एंड आई थिंक इट्स एन एबरेशन पर्सनली, विद ऑफेंस टू नो वन। आई थिंक इट्स एन एबरेशन। और ये मिथ है कि वाजिद अली शाह ने, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वाजिद अली शाह एंड द नवाब्स, कुछ भी हो तो नवाबों ने किया है, वाजिद अली शाह ने किया, ऐसा नहीं है। पर्सनली आई डोंट बिलीव दैट स्टोरी ऑफ दिस पोटैटो एंड एग, and I personally don't like the Kolkata version of biryani. Rightly said. अच्छा, अब क्योंकि वाजिद अली शाह साहब की बात हो गई है तो उनसे एक सवाल निकल के आता ये है सरकार साहब की, जो लखनऊ की गद्दी रही, अवध की गद्दी रही डॉक्टर सरकार, ये बड़ी वोलेटाइल रही। मतलब यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा ही हॉस्टाइल रहा शुरुआत से ही। मतलब अगर आप हिस्ट्री देखें तो क्या, मतलब व्हाट आर दोज वेरिएबल्स जिसकी वजह से ये रहा? आपका क्या मानना है? जी जी, एक्चुअली तो मैंने एक पूरा चैप्टर ही डिवोट किया, मेरी ये किताब यहाँ रखी है, इस पे एक पूरी चैप्टर ये की, वेरी ट्रबल्ड लेगेसी, जी, राइट फ्रॉम डे 1 टू वाजिद अली शाह, बिकॉज कई इसमें रीजंस थे। जी। एक तो दिस एंटायर थिंग, हम जो कहते हैं ना ये नवाब्स, दे आर द रूलर्स, तो आई डोंट थिंक दे वर एवर रूलर्स, दे वर एडमिनिस्ट्रेटर्स। दे रिप्रेजेंटेड द मुगल एम्पायर, they were the representatives of the Mughal Empire in Lucknow or in Faizabad. So better to call them as administrators. अब उनके बहुत मैसिव पावर्स थे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मानता हूँ, but they were never the rulers, what I feel personally. Later they took on this role of Badshah and king. They severed the ties from the Delhi court, and they then became like supporters or vassals of the East India Company. Okay. Again, that was the issue that each time the coronation took place, it will be the resident who will perform the coronation and you will ratify that coronation. So that again, it was not hereditary. It was like at the mercy of the British. जी. So firstly, you are a representative of the Mughal emperor from Delhi, and later half of the Awadh rule
You are a king, but a notional king, because each time your coronation has to be supported by the East India Company. It's a very funny situation, because what is an East India Company? It's a commercial company, trading company. So a trading company is ratifying your coronation and making you a king and giving you a crown. So that thing is very dicey. And that is why, due to these variables, this legacy was very, very troubled. Each time a ruler came or administrator came, he had to fight for his legacy. He had to fight for that seat. Once he got that seat, then he had to fight to keep that seat. Right. Because sometimes it is an accepted norm, at least in Islamic history or medieval history, that the son will succeed the father. Here also, it happened more or less, but not very clearly. Sometimes the father himself would say the son is not suitable. So ऐसे में क्या होगा? Sometimes the British, the East India Company will say, this gentleman is not suitable, remove him, we will put another son. So all these multiple factors, they made the seat of Awadh rule, or the seat of the Awadh rulers, very, very shaky. So what I always say, that a lot of time was wasted in controlling all these issues and less of the welfare activities of the state. अपनी गद्दी आपकी स्टेबल नहीं है, पहले तो उसको स्टेबल करो, उसके बाद आप काम करोगे जनता के लिए या अपने रियासत के लिए. So that is why this kept on. It was very shaky. Which Wajid Ali Shah, no, it was not really shaky. Although again, Wajid Ali Shah was not the elder son of Amjad Ali Shah. He was not. Anyway, he got the seat. He became a ruler. But then he faced another problem, that he was deposed. Right. So उसमें क्या होता है कि lots of myths are floating around, that he was arrested, he was exiled. Wajid Ali Shah was never exiled. Okay. He was never exiled. He went to Calcutta on his own free will. Because from Calcutta he wanted to go to London to plead his case before Queen Victoria. He was an unwelcome guest at Calcutta. He was never a prisoner. He was never a exiled king, ऐसे बोलते हैं ना. He was exiled and sent to Calcutta and put under arrest. No. He went on his own free will. And in fact, the British, they did everything to discourage him from reaching Calcutta. Because they went via the Kanpur route and Banaras. At each point of time, they tried to create hurdles so that he would not reach Calcutta. So these things not very well discussed. So I try to bring forth all these, lesser known points or aspects in my books, so that some of the misinformation can be cleared, some of the myths and the foolish stories that float around. And they're doing copy paste, एक ने दिखा तो उसने उसको copy कर दिया बिना सोचे समझे, and it proliferates and it becomes the truth. So a falsehood becomes the truth over a period of time. तो मेरा क्या काम है, मैं तो historian हूँ नहीं, scientist हूँ, ex-scientist. तो I apply my tools और बहुत ही precise way में I try to clear these misnomers and these myths. उससे लोग नाराज भी होते हैं, but that's it. तो ये बात आपने सही कही डॉक्टर साहब कि मिसइन्फॉर्मेशन बहुत है, खासतौर पे इस पीरियड को लेके और अवध के इस पीरियड को लेके, जहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह जो हैं वो रूल कर रहे थे और फिर कलकत्ता गए जैसे कहा गया. तो आपने जब ये बात कही दी है तो उससे एक चीज और निकल के आती है कि जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत ही वॉलेटाइल था उस समय का पॉलिटिक्स, जो थी बड़ी वॉलेटाइल थी. तो जो बेगमात थी उनका रोल बड़ा अहम रहा होगा मुझे लगता है, एंड आई डोंट थिंक दैट्स डिस्कस्ड एज मच. You are right. There were several begums in the Awadh court who were very, very powerful, financially powerful, administratively powerful. And there's a comprehensive treatise actually it was a PhD thesis of one gentleman called Begums of Awadh by K. Santha from BHU. But that book is not available. That thesis was turned into a book, but it was not really available, so it is not very well studied or discussed. But it's very comprehensive. I've gone through it. I've got the book. I've also given few chapters on the famous Begums of Awadh in one of my books, but very briefly, not like what Santha did. Santha was a huge compendium. So the famous Begums like Bahu Begum and Nawab Begum, because whenever we talk of Begums of Awadh, again, the focus immediately goes to Begum Hazrat Mahal. Immediately. Awadh and Lucknow means Asaf-ud-Daula, and then Wajid Ali Shah, and then Begum Hazrat Mahal. 2-3 नाम float करते रहते हैं. अच्छी बात है. But there were very many people also, and including the Begum, as you said, they were very, very powerful. They were kingmakers. They created a lot of trouble also in the court. They did a lot of good work also in the court. So that's true, because like Shuja-ud-Daula's mother, Nawab Begum, Shuja-ud-Daula's wife, Bahu Begum, these people were very, very powerful. Badshah Begum, Ghaziuddin Haidar's wife, very powerful ladies. So they had their own personality, and although they were in
behind the parda you can say they never interacted directly with anybody, but yet their power and their financial clout, they manage things. तो अब अगर हम वाजिद अली शाह की ही बात कर रहे हैं डॉक्टर सरकार, तो आई फील ही वाज क्वाइट अ मिसअंडरस्टूड रूलर, और कहा जाता है जैसे इनका एक परिखाना था जहाँ पे इट वाज अ फिनिशिंग स्कूल फॉर लेडीज हु वर टैलेंटेड इन डांस एंड म्यूजिक. आई थिंक उसको भी गलत समझा गया, गलत नजर से देखा गया, और उनका जो एक फ्लेयर था, जो उनका एक डिमीनर था वाजिद अली शाह का, एंड हिज liking towards art and dance, maybe it contributed to the misunderstanding जो उनको misinterpret किया गया. Well, what I feel is that sitting at this point of time in 2024 or 2025, we should not sit in judgment of what Wajid Ali Shah did and what he did not do. But if we transpose ourselves to that period of history, we see that he was like a person born at the wrong time at the wrong place. Because his talents were elsewhere. You know, he was not basically an administrator or a strong ruler. But then we cannot blame Wajid Ali Shah. This was a continuous process. See, if I have time, I don't know how much time I have. See, this Nawabi rule, starting from Burhanul Mulk and ending with Wajid Ali Shah, this had two distinct phases. So the initial, what you say, the Nawabs or the Nawab Wazirs, you know, these are all technical terms I don't want to use. Nawab, Wazir, Badshah, this, that. They were all warriors. So Burhanul Mulk was a warrior, Safdar was a warrior, Shuja-ud-Dawla was a warrior. Their phase was quite different from the later phase, the later Nawabs, Sadr Ali Khan, Nasiruddin Haider, Ghaziuddin Haider. So this was a gradual changeover. We cannot blame one single person that Wajid Ali Shah did this, so it happened. No, it was a gradual. We cannot see even a decline. It is just a period of time. What is happening? A transition. Because once Shuja-ud-Dawla lost the Battle of Buxar, and then British gave him back his kingdom, and then he had nothing to do. Then he started his building activities in Faizabad, which came over to Lucknow. It continued with Asaf-ud-Dawla, and then this warrior phase is gone. Ladai to karni nahi hai, fauj rakni nahi hai, because if you have any fight or any conflict, the British will send their forces, and you are paying it. So then what you have to do, you eat and you build buildings and you concentrate on music and literature and art and culture. And this went on and on. So this reached a culmination with Wajid Ali Shah. So to pinpoint Wajid Ali Shah that this was the person who was responsible, that won't be fair. It's just, you know, a manifestation of what was happening with the past, say 1.5 centuries. That's what I feel. अच्छा, जैसे कि अभी परिखाने की बात हुई डॉक्टर सरकार, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन. ये मेरा एक सवाल बड़े दिनों से है और इसका जवाब आप ही दे सकते हैं. माना जाता है कैसरबाग पैलेस जो है, दैट हाउस द परिखाना. But then there is another school of thought जो कहते हैं कि ये भातखंडे जो है आज का, that is the परिखाना. Which is the real परिखाना? Where is it located? आप मुझे pinpoint कर सकते हैं. Okay, very nice question, and one of the biggest myths which I would like to bust in front of your audiences. I have written a book also, but anyway, see, to go back a little in history, Wajid Ali Shah, when he was a prince, he developed one of his houses. They have the palatial houses. One of his houses as a finishing school, and there he would bring ladies of all, you know, hues and colors and origins, and he would train them, and whatever might be the sexual dynamics, let's not discuss. After he became a ruler, he developed Kaisarbagh Palace complex, and one building of that complex was exclusively devoted to this kind of, you know, celebrations or whatever cultural activities, and that was called Parikhana. Okay. And he wrote, Wajid Ali Shah, when he was a prince, he had written a book called Ishqnama. So that Ishqnama is still in Windsor Castle with the Queen, now the King, and that is giving details of all what was happening during the youth of Wajid Ali Shah as a prince and the foundation of Parikhana. But as your question goes, Wajid Ali Shah built the Parikhana where the present Bhatkhande University exists. This building has got nothing to do with the original Parikhana. A lot of myths are there. This is a colonial building. The architect is known. The architectural drawings are available in the public domain. Everything is available. Kaisarbagh was a huge palace complex, and many people have tried to decipher that how it actually looked like. But still, it is not very clear that what all was there and where it was, the gardens, the palaces, the pavilions. But I have tried to decipher some of this. Some of the places I can tell कि अमीर उद्दौरा लाइब्रेरी जो है वहाँ पे क्या था, या भाटखंडे बिल्डिंग जो है अभी यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्या था. Few of the things I can point out, but if you
suddenly asked me that, sir, ये बताइए ये कहाँ था? I may not be able to tell. Like if you ask me, sir, Zard Koti कहाँ था? Personally, I'll not like, I cannot point out कि Zard Koti कहाँ था. Now, what is the importance of Zard Koti? Where Utram met the mother of Wajid Ali Shah and tried to influence her to hand over the rule of Awadh to the British. So Zard Koti had an importance, but personally, I do not know where Zard Koti was existing and when it was broken up and it was destroyed. Similarly, Pari Khana, that building was destroyed, and the present colonial building with Indo-Saracenic architecture you see, which is now occupied by Bhatkhande College, and that was a colonial building. It had many avatars. It housed the Canning College, then it housed the Secretariat, it housed the museum, then it housed the Marist College of Music, and ultimately it became the Bhatkhande University. But it's a purely colonial structure, nothing to do with Pari Khana. Only the location, the land. Noted. अच्छा, जैसे कि अभी हम लोगों ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स की बात की, मुझे लगता है डॉक्टर सरकार, अब मुझे इसमें आपकी राय चाहिए होगी कि अगर हम लखनऊ की बात की जाती है तो रेजिडेंसी इमामबाड़ा बहुत ज्यादा लामार्टिनियर का कॉन्स्टेंशिया, यहाँ पे बस सीमित रह जाता है जनरल परसेप्शन जो है। और जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे छोटा इमामबाड़ा हो गया या अपनी तारों वाली कोठी हो गई जहाँ आज SBI का ब्रांच है, दे आर मतलब कि कहना चाहिए अंडर अप्रिशिएटेड या लेसर नोन। एक्चुअली हर शहर का ऐसा होता है, एक दो सिग्नेचर मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स होते हैं, लाइक दिल्ली इज अ ग्रैंड डैडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स, नो, इट इज हैविंग अ history of 1,000 years. Lucknow का history तो maybe 300 years, 350 years. Delhi is having history of 1,000 years. It's replete with monuments. But हम बात करते हैं तो वही लाल किला and कुतुब मीनार, दो ही तीन करते हैं, because these become signature monuments. So you can't really blame कि भाई लखनऊ में दो ही तीन चीजें मैंने डिस्कस होती हैं, and no doubt जो डिस्कस होती हैं they are superb, you know, residency and landmarks like रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा. So हम ये नहीं कहते कि we made a mistake, ये तो होता है, बट यस द लेसन ऑन मॉन्यूमेंट शुड आल्सो बी हाईलाइटेड. मैं करता हूँ कभी कभी, एंड दे वेरी गॉट वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, दे हैव गॉट वेरी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड सम फनी स्टोरीज एंड सम ट्रेजिक स्टोरीज एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, दे शुड बी हाईलाइटेड, पब्लिक शुड नो. मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर आप मेरे को वक्त देते हो. सो कुछ साल पहले आर्टिकल लिखा था, तो मैंने लिखा ये दर्शन बिलास और गुलिस्तान राम के बारे में कि भाई ये बिल्डिंग्स हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है. तो लोगों को पता नहीं, क्योंकि आम आदमी नहीं जानता है तो क्या, क्योंकि वो सब उस समय बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ों के पीछे सब छिपे हुए थे, खंडहर बन चुके थे, और जस्ट ऑपोजिट द हाई कोर्ट. तो हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा, डॉक्टर सरकार ये जो आपने लिखा है ना दर्शन में, ये कहाँ है? अब जो वकील हाई कोर्ट में, उसके सामने है वो, उसके जस्ट ऑपोजिट 2 गेट्स आर फेसिंग ईच अदर, उसको पता नहीं कि इस बरगद के पेड़ के पीछे एक इमारत है. तो अगर उसको नहीं पता, जो रोज उसको पास करता है, तो आम आदमी को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल. तो दैट्स व्हाट आई फील कि दिस शुड आल्सो बी हाईलाइटेड, brought forth for the public memory. बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सरकार. अच्छा, अगर मैं बात करूं जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ अंडर द नवाब्स, तो मुझे लगता है अगर आप नवाब आसिफउद्दौला को देख लें, जिन्होंने दिल्ली से यहाँ पे आर्टिस्ट बुलाने शुरू किए, तो उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा. इसी के साथ अगर हम बात करें मोहम्मद अली शाह साहब की, जिन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट बनाया, तो क्या ये मानना सही रहेगा कि मोहम्मद अली शाह जो हैं, जिन्होंने तहसीनगंज, हुसैनाबाद, ठाकुरगंज का इलाका मोस्टली डेवलपमेंट जो इसका रहा, ये इन दोनों को इसका क्रेडिट जाना चाहिए? जाना चाहिए. यस जाना चाहिए. एक्चुअली मोहम्मद अली शाह का जो रेन या रूल था बहुत शॉर्ट था जी. सो उस शॉर्ट पीरियड में उन्होंने हुसैनाबाद डेवलप किया, ये जामा मस्जिद बनाया, सतखंडा और छोटा इमामबाड़ा है, कई सारे और बनाए. तो अब उस 5 साल के पीरियड में वो जितना उनसे बन सका उन्होंने किया. वी शुड बी गिवन क्रेडिट. मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो हम नवाबियत के बारे में बात करते हैं, बादशाही फेज के बारे में बात करते हैं, तो you know always we discuss about 2 or 3 people. So एक हिस्ट्री के स्टूडेंट जानते होंगे ना कि जब मुगल रूल लोग स्टडी करते हैं मुगल एम्पायर को, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड द लेटर मुगल्स. तो एक तो औरंगजेब तक तो लोग बोलते हैं मुगल्स, उसके बाद जितने आए बाद बाकी उनको कहते हैं लेटर मुगल्स, और उनके जो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन से उतने नहीं है, या जो भी प्रॉब्लमेटिक है व्हाटएवर. सो मैं वहाँ से वो एक चीट करना चाहता हूँ टर्म, मैं कहता हूँ द लेटर नवाब्स. तो एक तो ये जो नवाब वाजिद अली शाह की तो क्या बात नहीं, तो बादशाह थे, नवाब थे ही नहीं.
तो अब असफुद्दौला की कंट्रीब्यूशंस है और उनके बाद के कंट्रीब्यूशंस है, लेकिन जो लेटर नवाब है, मैं एक नवाब की बारे में बात करूंगा जो कि सादत अली खान, वो द सिक्स नवाब ऑफ अवध, उनका टूम भी सामने दिखता है तुलसी थिएटर के पास। तो उनके मैसिव कंट्रीब्यूशंस, माने ये जो हजरतगंज आप देख रहे हैं, दैट वाज ड्यू टू हिम, ही बिल्ड सो मेनी बिल्डिंग्स। सो उनके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है, और चाहे वो मूसाबाग हो, चाहे वो फरद बख्श हो, या इतनी सारी कोठियां हो, नूर बख्श कोठी, ये कोठी, वो कोठी, तारा वाली कोठी, सॉरी नॉट तारा वाली कोठी, कंकर वाली कोठी, आईने वाली कोठी, so many contributions he had. दिल कुशा of course, but people don't really discuss कि सादत अली खान कौन थे, थे जो भी थे, but I feel that his work should be highlighted. He did a lot of work, but if we see a comparative contribution कि किसने क्या किया, so we cannot deny that असफुद्दौला and वाजिद अली शाह did maximum. और इसका मैं प्रूफ तो क्या दूं, लेकिन मेरे राइटिंग में मैंने दिया है कि each ruler contributed this to Lucknow. So Wajid Ali Shah has a huge contribution. The number of buildings that he created, अब वो शायद गायब हो गए, टूट गए, बिक गए, but his contribution is massive. उसकी वजह भी है because his rule was also very extended. His rule was extended, उनको टाइम बहुत मिला. Similarly, Asafuddaula, he did massive contribution again because he got a lot of time to do all that. So in not only उनके मेरिट पे हम बात करते हैं, बट आप वक्त भी तो देखो कि किसी को 5 साल मिल रहा है, किसी को 20 साल, तो डेफिनेटली 20 साल वाला ज्यादा करेगा ना. बट एनी हाउ इफ यू सी अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट लाइक सफदरजंग, उसको तो उनको तो टाइम नहीं मिला, वो दिल्ली में रहते थे मोस्टली, तो उनके तो एक ही दो, बट डजंट मीन कि सफदरजंग बेकार थे, नो, उनके तो कंट्रीब्यूशन भाई मुगल कोर्ट में है. अब जो लखनऊ में है उसको इतना टाइम मिल रहा है तो करेगा. तो असफुद्दौला और वाजिद अली शाह को बहुत वक्त मिला करने को, उन्होंने किया. जैसे आपकी अभी राइटिंग की आपने बात की डॉक्टर सरकार, तो पेशे से आप साइंटिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक टेम्परामेंट मिला है उसकी वजह से आपको एक, तो आपकी जो शुरुआती कुछ लेखन है, अगर मैं ओड टू अ सिटी की बात करूं फॉर एग्जांपल, इट्स वेरी डिटेल्ड एंड इन डेप्थ, नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू विल कॉल लेजर रीडिंग, इजी रीडिंग. हाँ. और उसके बाद अगर मैं आपकी कॉलोनियल लखनऊ की बात करूं, इट इज मोर रिलैक्स्ड, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं. तो क्या बोले कि ये जो है, दो सवाल है, टू पार्ट क्वेश्चन. वन, कि ये जो आप इन डेप्थ लिखते हैं, इज दिस योर साइंटिफिक टेम्परामेंट कि आपने एविडेंस देखा, एविडेंस को आपने अपना हाइपोथेसिस दिया. सेकेंडली, कि ये जो एवोल्यूशन आया है, ये आप ओड टू सिटी से कॉलोनियल लखनऊ के बीच, इज दिस अ डेलिबरेट एफर्ट, ये you just evolved as a writer? I can say I evolved, yeah, I evolved. My first book, as you can see, Buildings Begum, this is not really a book, it's a compilation of articles. मेरा एक series of articles आया था, एक न्यूज़पेपर हुआ करती थी लखनऊ ट्रिब्यून, तो वहाँ पे मेरे एक हेरिटेज पेज था, and they used to publish my articles every week. अब वो पेपर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि लोकलाइज पेपर था. अब लोग कंप्लेन करेंगे भाई आपके आर्टिकल नहीं मिलते हैं, तो मैंने फेसबुक में डालने शुरू कर दी कि लो भैया पढ़ लो, तुम पढ़ा नहीं जा रहा ड्यू टू दैट फिक्सेशन, तो कैसे पढ़ेंगे, करें वो करे वो है, तो आप पब्लिक किताब क्यों नहीं छाप लेते हो. So that kind of thing was the key. All those articles, small, very small articles, were published as a compilation in this book. Okay. तो जैसे कह रहे हैं ना कि it is evolution. Then I got more confident कि भाई let's give them, my readers, more detailed information. So there was a long gap between this and the next book, Ode to a City. Ode to a City is too detailed, too much technically, informative. But I think I put in my best in that. जितना मुझे ज्ञान थोड़ा मोड़ा अच्छा बुरा प्राप्त हुआ, मैंने सारा उसमें डाल दिया. And I'm happy to say one thing, I did many inferences also. मैंने कुछ theories भी निकाली. All this सब मेरा काम नहीं है, because architecture is very specialized field. But I put in a lot of effort and I put in certain inferences. अब सबसे बड़ा मैं एक inference में देता हूँ कि हम असफुद्दौला जी को हमेशा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने लखनऊ में ये बनाए, और ये जो लखनऊ आर्किटेक्चर, ये अवधी आर्किटेक्चर, ये इंडो सारासैनिक आर्किटेक्चर, इट इज ड्यू टू असफुद्दौला इन लखनऊ. बट मेरा है कहना कि ऐसा नहीं है. I give the credit to Shujaudullah in Faizabad, because all these Tripolia gateways and all these structures, they all appeared in Faizabad first, and under the influence of the French. The French were in the court of Shujaudullah. They set the prototype, and simply that was transposed to Lucknow and elaborated. But the foundation was laid there in Faizabad, but nobody gives credit to either the French architects or Shujaudullah. Shujaudullah is known as a fighter, जिसने Battle of Buxar लड़ा. Nobody gives him credit as a builder. But no, all the Awadhi architecture, जिसका very foundation हम लखनऊ में देखते हैं, that was initiated in Faizabad. तो ये मेरा एक inference था with very technical detail
कि वहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है और इनहेंस हो रहा है, बट द प्रोटोटाइप इज द सेम, वो चेंज नहीं हो रहा। ऑल द गेट्स यू सी आइदर इन फैजाबाद और इन लखनऊ, ऑल द सेम, थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट ट्रिपोलिया यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्बेल्स हैं, ये विंडोज हैं, बहुत टिपिकल है। तो दिस थ्योरी आई गिव, एंड एक देयर वाज वन जेंटलमैन कॉल्ड बनमाली टंडन, यू नो, उनके 2 बुक्स हैं। He was basically an architect, then he qualified in the IAS, then he went abroad, settled there, he left his service. अलग कहानी है। He wrote very comprehensive books on Awadh architecture. 2 उनकी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो मिलती नहीं, मेरे पास है। And those books are very very expensive. I think one is costing 35,000 rupees. वो मिलती ही नहीं है, तो जब मिलेगी तो 40-50 हज़ार दीजिए। बड़ी तकलीफ से मैंने उनको निकलवाई, वो भी फॉरेन मार्केट, इंडिया में तो है नहीं। उनको मैंने पढ़ा, तो I see that मेरे इन्फ्लुएंसेस आर मैचिंग विद हिज इन्फ्लुएंसेस, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ बूस्ट कि भाई ये तो एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है, वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड ऑथर एंड वेल नोन पर्सन, नाउ टीचिंग इन इंग्लैंड, और मैं तो खैर एमेच्योर हूँ, बट आर इन्फ्लुएंसेस मैच। तो मैं ऑफ द मार्क नहीं हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सही है आपका, ठीक ही बोल रहा हूँ। अब डॉक्टर सरकार, ये इंटरव्यू खत्म करूं और आखिरी सवाल पूछूं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप अपनी इतनी किताबें आपने लखनऊ में लिख दी और इतने किस्से हैं, उसमें से अगर एक कुछ आप छोटा सा किस्सा हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ सुना पाए। ये कॉलोनियल लखनऊ आपके सामने है, तो इसके बारे में 2 वाक्य बोल दूं कि नवाबी लखनऊ के बारे में तो करीब करीब 400 किताबें हैं। You see the literature and you see the internet and you see the libraries, and out of 400 maybe I'm personally having 250 or something in my own collection. So there's no dearth of books on Nawabi Lucknow in all aspects, चाहे वो म्यूजिक हो, कल्चर हो, ड्रेस हो, फूड हो, आर्किटेक्चर हो, कुछ भी हो। No book on colonial Lucknow. Now the Nawabs ruled again, term is tricky, but anyway, उनका एक था भाई 150 साल 130 साल वो रहे, उन्होंने किया जो भी किया, and widely documented. The British came, they ruled over Lucknow and Awadh for around 90 years. They had a huge amount of contribution, all these colleges, universities, buildings, Haratganj, Kaisarbagh, post office, council house, so many structures they created, medical college, railway station. No documentation is there. Not a single book. There's only one book called Making of Colonial Lucknow, that is dealing with 20 years of colonial Lucknow, 1947 to 1997 around 20 years. उस समय तो कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, डेवलपमेंट स्टार्टेड इन अराउंड 1920s और सो, तो वो 50 साल इज अनडॉक्यूमेंटेड। सो उस समय भी उन्होंने डॉक्यूमेंट उसमें नहीं, डॉक्यूमेंट मोस्टली कि इन्होंने ऐसे किया, उनके जो स्ट्रेटजीज हैं, उनके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जब एक्चुअल फिजिकल डेटा है वो नहीं है। तो आई थॉट कि इतना बड़ा लखनऊ कैसे, तो लेट्स document the colonial Lucknow also. So many of the things I tried to document here. इसमें बड़े सारे myths हैं, एक myth मैं आपको बता देता हूँ। ये GPO अपना इतना सुंदर है, I think nobody talks about this building. काउंसिल के बारे में, विधानसभा के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें होती हैं, हुसैनाबाद टावर के बारे में तो काफी बातें होती हैं। हमारा GPO इतना खूबसूरत एक बिल्डिंग है, सच अ ब्यूटीफुल एडिफिस, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इट इज नॉट इन द टूरिस्ट सर्किट, इट इज नेवर डिस्कस्ड, उसके आर्किटेक्चरल डिटेल कुछ पता नहीं। और उसमें कहानी भी गढ़ दी गई है कि इट यूज्ड टू बी अ थिएटर, उसका नाम था रिंग थिएटर, और उसमें अंग्रेज जो है शाम को जो है ड्रामा देखते थे, और बाहर लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। इतनी कहानी गढ़ दी गई कि अरे बाबा इट इज नॉट अ थिएटर, मैदान था वो मैदान पे इन्होंने बिल्डिंग बनाई। कौन था आर्किटेक्ट, किस दिन वो अप्रूव हुआ, हु वाज द इंजीनियर, सारे डिटेल्स मौजूद है इन पब्लिक डोमेन, बिकॉज द ब्रिटिश दे वर गुड रिकॉर्ड कीपर्स, जो हम लोग नहीं है, दे वर गुड रिकॉर्ड कीपर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन नहीं, हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, हम बोल देंगे कुछ भी कि एक तो थिएटर था, यहाँ पे लोग जो देखते थे। So these things I like to bust. So many of the things myths I have busted in colonial Lucknow, ये आपके सामने है। तो इसी में से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जब अंग्रेजों ने पूरा रीगेन कर लिया, कैप्चर कर लिया लखनऊ को आफ्टर 1858 और सो, तो उन्होंने एक विंडो खोला, एक फैंसी विंडो, कि जिन्होंने सफर किया है, those who have lost their properties or they have lost their assets or whatever, they can put in the claims. So they opened a claim department, and there was a procedure that you submit a claim and it will be scrutinized and maybe approved and may not be approved and all that. So there was one gentleman, many of the British officers, उनके घर तोड़ दिए गए, उनको खदेड़ दिया गया है, so they all complained कि मेरा ये नुकसान हुआ, मेरा वो नुकसान हुआ, तो they put on these claims। अब वो claims बड़े funny,
सारे तो फनी नहीं, कुछ जी। बड़े ट्रेजिक हैं जी। कि बीवी बच्चे खो गए जी। और मर गए सब, बट कुछ क्लेम्स बड़े फनी। तो एक दो क्लेम्स उसमें आपको हंसी आएगी, जी। ऑडियंस को मजा आएगा। जी। तो एक सज्जन ने, का नाम नहीं लूंगा, वो किताब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, जी। कि भाई हमारे को तो ये नुकसान हो गया, और हमारा कटलरी टूट गया, क्रॉकरी टूट गया, और हमारे घोड़ा जो है चोरी हो गया, जी। और हमारे बच्चों के फोटोज तोड़ दिए गए, जी। और ये सब इतना मेरा नुकसान हुआ है, जी। इतना इतना उन्होंने टैबुलेट करके सबमिट कर दिया। जी। लेकिन ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जो है आज तक जो कायम है, वो ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश अपील कर रहा है टू द ब्रिटिश अथॉरिटी तो उनको कुछ फायदा होगा, नो, दे आर इक्वली स्ट्रिक्ट देयर ओन कंट्रीमेन। तो दे आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन कि हाउ डू यू पुट अ प्राइस ऑन योर फोटोग्राफ्स ऑफ योर चिल्ड्रन, राइट, बच्चों का फोटो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उस पे आप कैसे प्राइस मांग सकते हो? मैंने क्या बेसिस है, ये फनी टाइप ऑफ थिंग्स। या एक और ऐसी सिंपल स्टोरी की, जो अवध हिस्ट्री से वाकिफ है थोड़े मोड़े, तो उन्होंने हेनरी कैवेनॉग के बारे में सोचा, ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिशियल, ही वाज अ सिविलियन, नॉट अ सोल्जर और आर्मी अफसर, ही वाज स्टेशन्ड इन रेजिडेंसी, और when there was a communication gap between the residency and the Alambag Koti, so he volunteered कि मैं रात को जाऊंगा disguised as an Indian and I will convey all these messages and passwords and codes to the people there at Alambag Koti. So he was accompanied by another Indian supporter. His name was Kanauji Lal. Two Ks. Kavanagh, Henry Kavanagh, a British officer, and Kanauji Lal, an Indian traitor, you can say. तो दोनों गए, रात को उन्होंने अपने को क्या बोलते हैं डिस्गाइज किया, और आफ्टर मेनी एडवेंचर्स दे रीच्ड Alambag Koti and they did whatever they could. For that, Kavanagh got the Victoria Cross. He was, I think, the only one of the very few civilians who got the Victoria Cross, because that is a military honor. So Kavanagh was highly decorated and meritorious person and well known. ये स्टोरी सब जानते हैं, पलट लीजिए आप नेट में, आपको मिल जाएगा. Henry Kavanagh did this. Very fine. Now what happens with this claim business? अब लखनऊ पे कंट्रोल आ गया. So Kavanagh now submits another petition. So कि हमको इतने गांव और इतने जो है जमीन ज्यादा दीजिए, और हमको ये दीजिए वो दीजिए, क्योंकि मैंने इंडिया में इतने साल बिताए हैं और मुझको इतनी तकलीफें हैं, और इंडिया इतनी ट्रबलसम जगह है, और मैं बीमार रहता हूँ, और मैं नौकरी छोड़ दूंगा, और मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, और मैं अपना पेंशन छोड़ दूंगा, और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ, और आप मुझे इतने पैसे दो और मुझे ये जागीर दो, एंड ऑल दैट ही पुट इन अ ह्यूज क्लेम. So it went up, this application went up to right up to the Governor General at Calcutta. So he already has got so much. I mean, क्या है, we cannot reopen his file. Whatever he did, he got. He was compensated. We cannot reopen. And मजेदार बात है कि Kavanagh is threatening कि मैं इंडिया छोड़ दूंगा, मैं यहाँ बीमार रहता हूँ, और मैं परेशान हूँ, और फैमिली डिस्टर्ब है. And in another tone he is saying कि मुझे जागीर दे, तो मुझे यहाँ रहना है, मैं यहाँ का जमींदार बनना चाहता हूँ. तो जिस कंट्री में आपको इतनी परेशानी हो रही है ड्यू टू बीमारी और क्लाइमेट और वेदर, उसको आप छोड़ना भी चाहते हो, और वहाँ आप जागीर भी चाहते हो कि आप सेटल होके जमींदार बनो. तो दिस वाज अ फनी स्टोरी, नॉट अवेलेबल इन द हिस्ट्री बुक्स. ये सब एक्चुअली यहाँ पे यूपी स्टेट आर्काइव्स हैं, ह्यूज फाइल्स. सो उसमें हमको ये कॉरेस्पॉन्डेंस मिला हेनरी कवनाग का, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि अ पर्सन हु वाज honored so much by the British government, Victoria Cross मिल रहा है, वो चीप टाइप एक्टिविटी कर रहा है. Ultimately he left India, he settled somewhere else. अच्छा, एक छोटी सी और स्टोरी है. There was another gentleman in the residency. He was a petty soldier or whatever. तो he puts in a claim कि I was a very brave soldier, और मैंने ये किया वो किया, और जब 1857 की इवेंट्स हो रहे थे तो लाइक सब जानते हैं कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो सब बमबारी से मेरे कान डैमेज हो गए. हाँ, मेरे कान डैमेज हो गए, उसमें कीड़े आ गए, स्मॉल वर्म्स. सो मैंने ट्रीटमेंट कराया, तो एक कान ठीक हो गया, एक कान खराब हो गया. तो अब मुझे पैसे दो कि मैं जो है, मेरा लाइफ खराब हो गया ड्यू टू दिस वॉर, तो मुझे पैसे दो और मैं रीसेटल कराओ. तो मोस्ट ऑफ द क्लेम्स, लेट मी टेल यू, ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, they were rejected. Most ऐसा नहीं कि खुलेआम वो लोग लॉटरी दे रहे थे, नो. सो उनके फनी क्लेम्स पढ़िए, एंड हाउ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल डम रिस्पॉन्स. वो रिस्पॉन्स भी बड़े फनी होते हैं, बड़े फनी होते हैं कि हाउ कैन यू से. अब जैसे एक लेडी बोलती है कि हमारी इतनी जागीर थी, हमारे इतने पैसे थे, वो सब चले गए, ब्रिटिश है, और हमारे इस गांव में ये था. तो व्हाट क्वेरी इज कमिंग फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स ऑफिस
कि पहले आप ये बताइए कि सब प्रॉपर्टी आया कहाँ से आपके पास? सही बात। Being a British, family, how come you are owning all these lands in so and so गांव and so and so? Please explain. So, जिसे कहते हैं लेने के देने पड़ना। So very interesting. I have tried to make it. जैसे लोग कहते हैं ना कि like my book wood is very heavy reading. heavy reading. Yes. इसको आप हंसोगे कि यार क्या है नहीं बिल्कुल डॉक्टर सरकार, मैं जरूर पढ़ूंगा और मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पढ़ें। किताब को ऑनलाइन अवेलेबल है खरीदने के लिए, तो ऑनलाइन खरीद लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लखनऊ नवाब और नवाबियत को लेके आपके बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।